अब अगर हम लीगल डिबेट की बात करें, अगर हम लीगल एस्पेक्ट डिस्कस करें, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस ने रातों रात वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मडुरो को कैप्चर कर लिया एंड यूएस लेके आ गए, तो लीगली ये कितना वैलिड है? तो वी विल बी डिस्कसिंग द लीगल एस्पेक्ट ऑफ इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूएस एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ इस विषय में क्या कहता है एंड यूएस का लीगल पोजीशन क्या है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामने। डिड द यूएस वायलेट इंटरनेशनल लॉ? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया? कैन अ स्टेट मिलिट्री अरेस्ट अ फॉरेन हेड ऑफ स्टेट? क्या कोई दूसरे कंट्री की फोर्स किसी फॉरेन कंट्री के हेड ऑफ द स्टेट लाइक प्रेसिडेंट को क्या वो अरेस्ट कर सकती है? क्या लीगली ये वैलिड है? एंड वाज दिस अ वायलेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर? सो दीज आर लाइक सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ अस, जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें, सो की आर्ग्यूमेंट्स फॉर वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो कदम है, इट इज वायलेटिंग द इंटरनेशनल लॉ, एंड हाउ इट इज वायलेटिंग द इंटरनेशनल लॉ, लेट अस सी दैट। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ फोर्स। सो देर इज एन आर्टिकल 2 4 UN Charter. So under the Article 2, Section 4 of the UN Charter, this states that like under this act, states are forbidden from using force against territorial integrity or political independence of another state. तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में अंडर द आर्टिकल 2 सेक्शन 4 देर इज अ लॉ विच स्टेट्स दैट कोई भी कंट्री अपने फोर्स का यूज करके किसी दूसरे कंट्री के टेरिटरियल इंटीग्रिटी या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को हानि नहीं पहुंचा सकती। तो दैट इज द प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ फोर्स। एंड यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का या ऑब्जर्वेशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने यूएस फोर्सेस के 150 एयरक्राफ्ट्स का यूज किया एंड स्पेशल फोर्सेस का भी यूज किया टू कैप्चर मडुरो। तो यहाँ पे साफ साफ यूज ऑफ फोर्स हमको देखने को मिला। एंड दिस यूज ऑफ फोर्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, इट्स द वायलेशन ऑफ द यूएन चार्टर। अगला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट इम्यूनिटी। हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी, तो बेसिकली customary international law, it generally grants sitting heads of state absolute personal immunity from the criminal jurisdiction of foreign states. So absolute पर्सनल इम्यूनिटी। बट यहाँ पे क्रिटिक्स ने ये आर्ग्यू किया कि दैट इवन इफ मडुरो वाज कंसिडर एन इलिजिटिमेट लीडर बाय द यूएस, ही स्टिल एक्सरसाइज effective control over Venezuela, meaning his forcible removal and trial in New York violated this principle. तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इम्यूनिटी का भी उल्लंघन किया यूएस फोर्सेस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी के तहत अगर कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट है, सिटिंग प्रेसिडेंट, सिटिंग हेड ऑफ द स्टेट है, ही विल बी गिवन एब्सोल्यूट पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ फॉरेन स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे बात हो रही है एब्सोल्यूट पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ फॉरेन स्टेट्स, दैट इज द हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी। तो अब यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना है कि मडुरो जो है वो क्रिमिनल है, वो इलिजिटिमेट है, और वो क्या कर रहा है, यूएस में आतंक फैला रहा है, नार्को टेररिज्म फैला रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग करवा रहा है। एंड उसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ने ये कदम उठाया। बट हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी के तहत अगर कोई सिटिंग प्रेसिडेंट किसी कंट्री का लाइक वेनेजुएला का, अगर वो सिटिंग प्रेसिडेंट है, तो यूएस के पास इतना राइट नहीं है कि वो उसको कैप्चर कर ले बिकॉज ऑफ द हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी।
सो आइडियली द सिनेरियो शुड बी कि अगर यूएस को मदुरो से कोई दिक्कत है तो देन ही शुड लाइक यूएस शुड कंसल्ट विद द गवर्नमेंट and with the people of Venezuela. Like people of Venezuela can take actions against the president or the government क्योंकि वो भाई वेनेजुला का हेड ऑफ स्टेट है। तो उसके साथ करना क्या है कि वो बुरा है अच्छा है वो वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। यूएस के पास ये राइट नहीं है। बिकॉज ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इम्यूनिटी मडुरो वॉज गिवन द एब्सोल्यूट पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द यूएस। अगला इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं लैक ऑफ यूएन मैंडेट और सेल्फ डिफेंस। तो इंटरनेशनल लॉ इट अलाउज फॉर द यूज ऑफ फोर्स ओनली इफ ऑथराइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और इन सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट एन आर्म्ड अटैक। तो देखो बात ऐसी है कि इंटरनेशनल लॉ का ये कहना है कि अगर कोई कंट्री अगर फोर्स का यूज कर रही है किसी दूसरे कंट्री के खिलाफ तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग उस कंट्री को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर सेल्फ डिफेंस में वो ये काम कर सकता है। और सेल्फ डिफेंस में इन रेस्पॉन्स टू द आर्म्ड अटैक अगर कोई कंट्री अटैक कर रही है किसी दूसरी कंट्री पे देन दैट कंट्री कैन काउंटर अटैक दैट इज लीगल या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमिशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे तर्क ये लगाया गया है कि ड्रग ट्रैफिकिंग क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की ये शिकायत है कि वेनेजुला की जो सरकार है वो एक तरीके का अटैक कर रही है यूएस पे क्योंकि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है मडुरो ही इज इन्वॉल्व इन नार्को टेररिज्म एंड ही इज कॉजिंग ट्रबल इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड दैट्स वाई यूनाइटेड स्टेट्स वाज फोर्स्ड टू टेक दिस एक्शन। बट ड्रग ट्रैफिकिंग इज नॉट इक्वल टू आर्म्ड अटैक क्योंकि ये जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आर्म्ड अटैक का ही आप रिस्पॉन्स दे सकते हो। अगर ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कंट्री पे अटैक कर दो। यू हैव टू फिगर आउट सम अदर वेज टू डील विद दैट। सो दैट्स द आइडिया। तो लैक ऑफ यूएन मैंडेट मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन नहीं लिया और यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का भी कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि वेनेजुला ने डायरेक्टली यूएस पे अटैक तो नहीं किया। तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन दिख रहा है। एंड अगला पॉइंट है वायलेशन ऑफ सॉवर्निटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एंड मेनी नेशंस इंक्लूडिंग चाइना रशिया फ्रांस call it call this operation a dangerous precedent violating Venezuelan sovereignty क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला की सवर्निटी का वायलेशन किया है। तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से चार हमने तर्क डिस्कस किए चार लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हमने डिस्कस किए जहाँ पे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया। सो प्रोहिबिशन ऑन यूज ऑफ फोर्स हेड ऑफ स्टेट इम्यूनिटी लैक ऑफ यूएन मैंडेट सेल्फ डिफेंस एंड वायलेशन ऑफ सवर्निटी। अब हम यूनाइटेड स्टेट्स की लीगल पोजीशन को डिस्कस करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स का क्या कहना है ऑन दिस एक्ट ऑफ द कैप्चर ऑफ मडुरो बाय द यूएस फोर्सेस। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना है उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट की बात कर दी। उन्होंने जो तर्क दिया वो दिया लॉ इन्फोर्समेंट का लॉ इन्फोर्समेंट रैशनल। तो यूएस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो they argued that the mission was a legitimate effort to execute a federal arrest warrant for narco terrorism. They framed Maduro not as a legitimate president but as a criminal fugitive. तो यूनाइटेड स्टेट्स का यहाँ पे तर्क है लॉ इन्फोर्समेंट का। यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना है कि मडुरो की जो सरकार है वो नार्को टेररिज्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है एंड नार्को टेररिज्म की वजह से यूएस को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। एंड यूएस का ये जो भी कदम है इट इज एन एक्ट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। यूनाइटेड स्टेट्स ने मडुरो जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे उनको क्रिमिनल फ्यूजिटिव
क्या क्या फ्रेम किया, एंड नॉट लेजिटिमेट प्रेसिडेंट, सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट नार्को टेररिज्म। तो यूनाइटेड स्टेट्स का साफ साफ कहना था कि इट वाज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट नार्को टेररिज्म। तो यूनाइटेड स्टेट्स इन्वोक्ड आर्टिकल 51 of the UN Charter, claiming it was defending its citizens from a transnational criminal threat that functioned like an armed attack due to the deadly consequences of drug importation। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी यहाँ पे एक लीगल हथियार यूज किया। यूनाइटेड स्टेट्स का ये कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स इन्वोक आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, एंड यूनाइटेड स्टेट्स क्लेम्ड दैट ये जो भी उन्होंने मडुरो को कैप्चर किया, इट वाज अ डिफेंडिंग एक्ट, इट वाज एन एक्ट टू डिफेंड the US citizens from a transnational criminal threat that functioned like an armed attack due to the deadly consequences of drug importation। तो ये हमने लीगल डिबेट डिस्कस करी। तो इंटरनेशनल लॉ के भी हमने काफी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किए, एंड यूएस की लीगल पोजीशन को भी हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया। तो दोनों को हमने कंपेयर किया इन दिस लीगल डिबेट।